हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रूफ एंड बियॉन्ड। आज हम स्टार्ट करने वाले एनसीईआरटी का चैप्टर 5 जो कि है समांतर श्रेणी या फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आज हम देखने वाले हैं उसकी एक्सरसाइज 5.1। आइए देखते हैं उसका पहला क्वेश्चन। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। तो आपको कंडीशंस कुछ दी गई हैं, उसमें देख करके आपको बताना है कि कौन कौन सी जो एक कंडीशन है वो एपी बन सकती है या फिर नहीं बन सकती है। आइए देखते हैं उसका पहला क्वेश्चन। लिखा हुआ है प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। अब देखिए बोला गया है कि जो प्रथम किलोमीटर के लिए किराया है, मतलब पहला किलोमीटर आप जब जाएंगे टैक्सी से आपको कहीं जाना है तो पहले किलोमीटर के लिए आपको 15 रुपये देना पड़ेगा। उसके अतिरिक्त आप जितने भी किलोमीटर जाएंगे उसके हर एक किलोमीटर का 8 रुपये आपको देना होगा। तो इस स्थिति को देखते हैं कि पहले एपी है या नहीं है। आइए देखिए देखिए पहले किलोमीटर का क्या है, किराया कितना है 15 रुपये, ठीक है। अब दूसरे किलोमीटर का किराया कितना होगा। देखिए 15 रुपये पहले किलोमीटर का है प्लस 8 रुपये दूसरे किलोमीटर का किराया है, तो 15 8 23। तो दूसरे किलोमीटर का आपको किराया कितना देना पड़ेगा, 15 रुपये पहले किलोमीटर के लिए और प्रत्येक किलोमीटर के लिए 8 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अच्छा, अगर तीसरे किलोमीटर की बात करें तो तीसरे किलोमीटर में क्या होगा। देखिए पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपये दे रहे हैं प्लस दूसरे के लिए 8 और तीसरे के लिए भी 8, तो आपको कितना रुपये गया 8 8 16 16 और 5 21 31 रुपये, ठीक है। तो तीसरे किलोमीटर के लिए आपको 31 रुपये। अगर हम चौथे किलोमीटर की बात करें तो चौथे किलोमीटर के लिए आपको कितना किराया देना होगा। आप चाहें तो पिछले वाले किलोमीटर से 1 किलोमीटर का किराया ऐड करके भी निकाल सकते हैं। जैसे अगर वैसे निकालना होगा तो 31 रुपये आप 3 किलोमीटर का दे रहे थे प्लस 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपये और देना पड़ेगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 31 और 8 39 रुपये। इसका मतलब अब देखिए इसको हम सीरीज बना करके देखते हैं। तो आपकी जो एपी अगर बनेगी तो क्या बनेगी, पहले 15 फिर 23 फिर 31 फिर 39 ऐसे करके आपकी चलती जाएगी। एपी है या नहीं, इसके लिए आपको क्या करना होगा, कॉमन डिफरेंस निकालना होगा डी। अगर सार्वंतर समान है तो हम लिख सकते हैं कि हाँ ये एपी है। जैसे डी कैसे निकलता है, दूसरे वाले टर्म से पहले वाले टर्म को माइनस कर दीजिए, D1 निकाल दीजिए। यहाँ देखिए दूसरा टर्म क्या था 23 माइनस पहला है 15, 23 से 15 जाएगा 8 आएगा D1। अब देखिए D2 निकाल दीजिए। अगर D1 और D2 बराबर आ जाते तो लिख देंगे कि हाँ ये AP बन सकती है, ठीक है। अब देखिए A3 से A2 को हटाएंगे, ये तीसरा टर्म है, तीसरा टर्म कितना था 31 माइनस 23 तो कितना आएगा 8। तो यहाँ से देखिए आपका D1 इक्वल टू D2 आ गया। अतः हम लिख सकते हैं कि अतः दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी है। आइए देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। लिखा हुआ है कि किसी बेलन या सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार में बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो क्या करेंगे, अभी आपको पता नहीं कि इसमें हवा कितनी है, तो आप माना कि बेलन में हवा इक्वल टू एक्स। मान लीजिए आपने कि बेलन में कितनी है एक्स हवा है, तो पहली बार में उसने जो हवा निकाली है पहली बार में कितना निकाल रहा है, पहली बार में वो निकाल रहा है x/4। देखिए 1/4 भाग निकाल रहा है, अगर x थी तो उसका x/4 निकाल देगा। अब देखिए शेष क्या बचेगा, शेष हवा, अगर इतनी हवा निकल गई है तो शेष हवा कैसे निकालेंगे, पहले जितनी थी उसमें से इसको हटा देंगे। तो हटाने के लिए 4 से 1 जाएगा, ये हो जाएगा 3x/4, ये शेष हवा बची हुई है, ठीक है।
अब दूसरी बार में क्या निकालेंगे, दूसरी बार में देखिए कितनी हवा निकली, देखिए जो शेष हवा थी उसका 1/4, देखिए 3x/4 क्या 1/4, देखिए कितना आ जाएगा 3x/16। अब देखिए इतनी हवा निकल गई, पहले इतनी थी अब इतनी निकल गई, तो शेष हवा फिर से देखिए, शेष हवा कितनी बची 3x/4 से, इसमें से इसको हटा देंगे जितनी निकल चुकी है, ठीक है। अब देखिए इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 4 चौक 16 होता है, इसको 4 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 चौको 12 से 3 निकल जाएगा 9x/16, ये अभी शेष बची हुई है। अब तीसरी बार में निकाल दीजिए, अब देखिए तीसरी बार में निकाली हवा कितनी हो जाएगी, ये जो बची थी उसका 1/4 कितना हो जाएगा 9x/16 चौको 64। अब देखिए फिर से शेष हवा कितनी बचेगी, अब आप इसको शेष हवा कितनी हो जाएगी, ये देखिए 9x/16 से 9x/64, 64 बनाने के लिए इसको 4 से, इसको 4 से, 9 चौको 36, 36 से 9 जाएगा तो हो जाएगा 27 x/64। तो यहाँ से आपकी जो सीरीज बन रही है वो क्या बन रही है, देखिए पहले x था, अगली बार में x/4 निकाल दिया तो बची है 3x/4, फिर अगली बार में 1/4 निकाल दिया तो बची कितनी है 9x/16, फिर अगली बार में निकाल दिया तो बची है 27x/64। ऐसे करके आपकी बनती जाएगी। अब देखिए ये AP है या नहीं आपको कंफर्म करना होगा, तो हमको क्या निकालना है D1 = D2, D1 के सार्वंतर आप निकाल दीजिए 2 बार, और दोनों अगर समान आ रहा है तो फिर है। अब देखिए क्या करेंगे, A2 से ये क्या होता है A2 - A1, ये क्या होगा A3 - A2, A2 कितना है 3x/4 - x, यहाँ पर देखिए ये क्या है A3 9x/16 - 3x/4, देखिए यहाँ पर क्या आएगा, इसको यहाँ से करेंगे 4 से गुणा, ये देखिए 4 से हो जाएगा -x/4, ठीक है। इधर देखिए इसको 4 से बनाना पड़ेगा, ये 4 हो जाएगा, 4 तो ये 12, 12 से 9 जाएगा तो माइनस का 3x/16। अब देखिए क्या D1 = D2 है, नहीं है, D1 डज नॉट इक्वल टू D2, अतः ये समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड के पर्पज से इम्पोर्टेंट नहीं है, बस यहाँ पर आपको सिर्फ सीखने के लिए दिया गया है कि क्या ये कंडीशंस AP बना सकती हैं या नहीं बना सकते हैं। इसका तीसरा क्वेश्चन दिया गया है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है, और उसके बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है, ठीक है। तो देखिए पहले 1 मीटर की लागत, देखिए आपको क्या दिया गया है, पहले 1 मीटर की लागत 150 रुपये है, फिर अगले प्रत्येक मीटर की लागत कितनी है 50 रुपये। तो देखिए अब देखिए यहाँ से जो आपकी सीरीज बनेगी वो क्या बनेगी, हर बार में अब कितनी वृद्धि हो रही है 50 रुपये की, तो यहाँ से जो आपका सीरीज बनेगा, पहले मीटर के लिए आपको 150 रुपये देना होगा, अगले मीटर के लिए ये 1 मीटर के लिए होगा, 2 मीटर के लिए देखिए पहले 150 रुपये प्लस अगले मीटर के लिए 50 रुपये, तीसरे की अगर बात करें तीसरे मीटर के लिए पहले 150 रुपये प्लस 50 प्लस 50, चौथे मीटर के लिए अगर बात करें तो पहले मीटर के लिए 150 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50, इस तरह से आगे चलता जाएगा। अब देखिए क्या ये सीरीज बन रही है, ये 150, अगला टर्म हो जाएगा ये 200 हो जाएगा, अगला हो जाएगा 250 हो जाएगा, अगला हो जाएगा 300 हो जाएगा, ऐसे आगे चलता जाएगा। अब देखिए AP है या नहीं, इसके लिए पहले क्या करना होगा, D1 = D2, अंतर देखिए A2 - A1 = A3 - A2, A2 क्या है
200 से 150 हटा दो, और यहाँ पर देखिए A3 क्या है, 250 से 200 अगर हटा दें तो देखिए यहाँ भी 50 आ रहा है और यहाँ भी 50 आ रहा है। तो अतः यह एक AP है, लिख देंगे अतः यह एक समांतर श्रेणी है। तो यहाँ जो आपकी सीरीज बन के आएगी ये क्या होगी, ये समांतर श्रेणी होगी। अगला इसका चौथा क्वेश्चन दिया गया, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। ठीक है, तो देखिए पहले वर्ष, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज का आपको फार्मूला पता होगा। चक्रवृद्धि मिश्रधन होता है, ब्याज का फार्मूला नहीं होता। तो आपको पता है P1 + R/100 की पावर n या t, जितने साल के लिए आपको चाहिए होता है। ठीक है, तो अब देखिए पहले साल के लिए, पहले वर्ष आपने जमा किया है 10,000 रुपये। ठीक है, अब दूसरे वर्ष की अगर बात करें, दूसरे वर्ष के लिए जो पहले वर्ष का जो मिश्रधन होता है दूसरे वर्ष के लिए मूलधन का काम करता है, तो यहाँ पर P की जगह रखेंगे। तो ये देखिए 10,000 रुपये और 1 + R आपको दिया है 8% के हिसाब से। अब देखिए ये दूसरे साल के लिए हो गया। अब अगर हम तीसरे वर्ष की बात करें, तो तीसरे वर्ष के लिए ये जो निकल के आएगा उसको हम तीसरे वर्ष का मूलधन मान लेते हैं। तो थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसको। 10,000 दिया हुआ है, इसको 100 एकम 100 और 8 108/100 दिया हुआ है। इसको देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो इसको अगर हम गुणा करना चाहें तो कितना आएगा, 10,800 गुणा कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा। तो ये जो आया है ये दूसरे साल का मिश्रधन है, लेकिन तीसरे वर्ष के लिए ये मूलधन का काम करेगा। तो इस तीसरे वर्ष 10,800 और 1 + R कितना है, 8/100, ये हो जाएगा तीसरे वर्ष के लिए। देखिए तो 10,800 और इसको अगर हम 108/100 सॉल्व करें, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाते हैं। अब देखिए क्या आएगा, इनको अगर हम गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा 11,664 रुपये, 11,664 रुपये। ऐसे ही करके आपका आगे बढ़ता जाएगा। तो अब देखिए आपकी जो सीरीज बन रही है क्या वो AP में है, 10,800, कॉमा यहाँ नहीं लगाते, अब सीधे सीधे 11,664 रुपये, ऐसे करके आपकी जाती है। तो आप निकालेंगे, क्या निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस D1 = D2। अगर ये इक्वल आ जाता तो लिख देते कि हाँ ये समांतर श्रेणी है, नहीं आता है तो फिर लिख देंगे कि ये समांतर श्रेणी नहीं है। अब देखिए D1 कैसे निकलता है, A2 से A1 हटा देंगे, और D2 कैसे निकल गए, A3 से A2 हटा देंगे। ये देखिए 10,800 से 10,000 हटा दिया जाएगा, और यहाँ पर 11,664 से 10,800 हटा देंगे, क्या आएगा। अब देखिए 10,800 से 10,000 हटाएंगे तो आएगा 800। यहाँ 11,664 से 10,800 हटाएंगे तो आएगा 864। तो ये क्या है, D1 डज नॉट इक्वल टू D2 है। तो अगर ये इक्वल होता तो लिख देते कि समांतर श्रेणी है, और ये नहीं है अतः लिख देंगे अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पहला क्वेश्चन समाप्त होता है। आइए देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन, जो कि लिखा हुआ है, दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए। हमको क्या करना है, AP के 4 टर्म लिखने हैं, पहले 4 टर्म लिखने हैं, जबकि प्रथम पद A और सार्वंतर D लिखा गया। इसमें आपको A और D दोनों पता है, आपको सिर्फ पहले 4 पद लिखने हैं। तो देखिए A1 पहला पद क्या होता है, A1 होता है पहला जो लिखा होता है वही हो जाता है। ठीक है, अब दूसरा निकालना होता है, तो A2 क्या होगा, A प्लस, अब देखिए n-1 इंटू डी, फार्मूले के हिसाब से अगर बात करें n-1 इंटू डी, तो देखिए दूसरा टर्म निकालना है तो A प्लस, अब n देखिए n दूसरा है, 2 - 1 इंटू डी इक्वल टू, अब A देखिए A क्या था, A आपको 10 दिया हुआ है प्लस 1 टाइम इंटू डी की 10 दिया हुआ है। तो अगला इसको बात करेंगे 10 + 10 इक्वल टू हो जाएगा 20। अब देखिए A3 अगर हम बात करें तो आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ देखिए जिस नंबर का टर्म निकालना होता है उससे एक कम टाइम हमको D जोड़ना होगा। तो A3 क्या हो जाता है, A + 2D। अब n-1
इंटू डी आप बार बार लिखें या ना लिखें, ये आप सीधे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 10 प्लस 2 गुणा 10 इक्वल टू 10 प्लस 20 मिला के हो जाएगा ये 30। अब अगर हम इसका चौथा टर्म निकाल दें A4 तो क्या हो जाएगा, A प्लस 3 टाइम डी, ए हो जाएगा 10 प्लस 3 गुणा 10 इक्वल टू हो जाएगा 10 प्लस 30 इक्वल टू 40। तो इस तरह से आपके ये पहले 4 टर्म निकल जाएंगे। तो अब यहाँ से AP आप चाहें तो लिख सकते हैं कि पहला 10, फिर दूसरा 20, तीसरा 30 और चौथा 40, ऐसे ही करके आपकी AP बन जाएगी। तो ये हो गया आपका आंसर। अब देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन दिया गया है A इक्वल टू -2 और D इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ बनाते हैं। देखिए पहला टर्म A1 इक्वल टू वही होता है जो पहला, आप चाहे इसको A से लिखें या फिर A1 से लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ना। अब देखिए अगर हम D की बात करें, अगला जो टर्म निकाल रहे हैं A2, A प्लस D होता है, तो A देखिए आपका दिया हुआ -2 प्लस D आपका दिया हुआ 0, इक्वल टू हो जाएगा -2। अगर हम A3 की बात करें तो A प्लस तीसरा टर्म है 2 टाइम्स D आप जोड़ेंगे इसमें, A क्या हो जाएगा -2 प्लस 2 इंटू 0 इक्वल टू -2। अगर A4 की बात करें A प्लस 3D, A इक्वल टू -2 दिया हुआ है प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू 0 इक्वल टू -2। तो यहाँ से जो आपकी AP बन करके आएगी वो आएगी -2 -2 -2 और -2। आगे भी आप निकालेंगे तो यही आएगी। तो ये आपका आंसर है। इसके आपके पहले 4 पद आपको निकाल के देने थे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 टर्म आपके निकल गए। इसका तीसरा क्वेश्चन दिया गया है A इक्वल टू 4 और D इक्वल टू -3। आइए निकालते हैं। A1 इक्वल टू आपका हो जाएगा 4, A2 आपको निकालना है A प्लस 1 टाइम D, तो ये देखिए 4 -3, देखिए ये प्लस लगा हुआ है और इसको एक बार माइनस लगा के लिख लेते हैं, तो 4 प्लस माइनस 3 इक्वल टू 1, तो ये आपका सेकेंड टर्म निकल गया। थर्ड टर्म आपको निकालना है A3, क्या होगा A प्लस 2D। तीसरा टर्म है 2 बार आपको D जोड़ना होगा, A क्या है 4 प्लस 2 इंटू D कितना दिया हुआ है -3। देखिए 4 प्लस इसको अगर हम 3 दूनी 6 कर देंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा, 4 ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 6 इक्वल टू आएगा -2। A4 अगर बात करें A प्लस 3D इक्वल टू A की वैल्यू कितनी दी हुई है 4 प्लस 3 इंटू -3 इक्वल टू 4 प्लस माइनस 3 या 9, 9 से 4 जाएगा, आएगा कितना 5। तो ये आपके 4 टर्म निकल गए। ए की AP अगर हम बनाना चाहें तो ये हो जाएगा 4, 1, -2, -5, ऐसे करके आपकी AP बनेगी। ये हो जाएगा आपका तीसरे क्वेश्चन का आंसर। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है A इक्वल टू -1 D इक्वल टू 1/2। पहला टर्म A1 इक्वल टू -1, A2 इक्वल टू A प्लस D। अब देखिए A है -1 प्लस D है 1/2, -1 से 1/2 अगर हम हटा देंगे तो आएगा माइनस का 1/2। देखिए इसको यहाँ से 2 1 2 से एक जाएगा 1/2। अब अगर A3 की बात करें A प्लस 2D इक्वल टू A है -1 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 1/2, इसको इससे कैंसिल करेंगे तो ये -1 प्लस 1 दोनों कैंसिल होकर 0 आ जाएगा। A4 की अगर बात करें तो A प्लस 3D, A कितना है -1 प्लस 3 इंटू डी 1/2। देखिए -1 प्लस 3/2, इसको अगर हम इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 2, 3 से जाएगा तो बचेगा 1/2। तो ये आपके हो जाएंगे 4 टर्म। AP अगर हम बनाना चाहें तो क्या बनेगा -1, -1/2, 0, 1/2, ऐसे ही आपका आगे जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। इसके बाद आइए देखते हैं इसका पांचवा क्वेश्चन जो कि दिया हुआ है A इक्वल टू -1.25 D इक्वल टू -0.25। देखिए पहला टर्म क्या होता है A1 इक्वल टू जो आपको पहला टर्म दिया वही होता है 1.25। अब अगर A2 निकालना है तो क्या होता है A प्लस D, A कितना है माइनस का 1.25 प्लस D दिया हुआ है आपको -0.25। ठीक है, अब देखिए माइनस का 1.25 और ये प्लस माइनस -0.25 दोनों जोड़ देंगे तो आ जाएगा माइनस का 1.50। अब अगर A3 निकालना है तो क्या होता है A प्लस 2D।
आइए देखते हैं, -1.25 प्लस 2 इंटू -0.25, -1.25 प्लस माइनस माइनस, इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा 0.50, दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा -1.75। अगर हम A4 की बात करें तो A+3D, ए कितना दिया हुआ है, ए आपको दिया गया है -1.25 प्लस 3, और ये माइनस का 0.25, -1.25 प्लस माइनस माइनस, इसको गुणा कर लेंगे आ जाएगा 0.75, जोड़ देंगे तो हो जाएगा माइनस का 2.0। तो ये होंगे आपके चारों पद। अब यहाँ से अगर AP चाहेंगे लिखना तो ये क्या हो गया, -1.25, फिर -1.50, फिर -1.75, और ऐसे माइनस का 2। ऐसे ही चाहेंगे तो आप आगे बढ़ा सकते हैं टर्म को। ये हो गया आपका आंसर। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कुछ डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।